ये मौका मिला। पहले काफ़ी क्लब्स हुआ करते थे विश्वविद्यालय में, इसमें ड्रामा क्लब था, सोसाइटी थी, पोइट्री क्लब था। और आज से 50 साल पहले की बात करें तो हर स्टूडेंट जो दाखिला लेता था वो किसी न किसी क्लब का जरूर सदस्य था। लेकिन तब जाहिर है कि यूनिवर्सिटी की स्ट्रेंथ ही 8000 10,000 इससे अधिक नहीं होती थी। धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ती गई और उस लिहाज से जो गतिविधियों का फैलाव था नहीं हो सका। लेकिन इस तरह की जो कोशिशें आप लोग कर रहे हैं और हमारे युवा साथी जो शिक्षकगण हैं यहाँ वो आपके साथ, तो एक तरह की वो जो टूटी हुई कड़ी है उस परंपरा की, उसको फिर से स्थापित किया जा रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई आप सब लोग की कविताएँ सुनकर। गज़लें भी थी, गीत भी थे, पद भी थे, छंद थे और छंदमुक्त भी थे। और हाँ, अच्छी बात ये लगी कि इस उम्र में जितने किस्म के विषय हो सकते थे सभी आए। और एक चीज़ मुझे और ध्यान में आई कि बहुत सारे लोगों ने कुमार विश्वास के प्रभाव में जो उनका टोन है उसमें गाया। उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन चूंकि समाज जितना विविध होता है, वैविध्यपूर्ण होता है, उतनी ही तरह की कविताएं भी होती है किसी समाज में। कविता के बारे में कहा जाता है ये मनुष्यता की मातृभाषा है, यानी जब किसी भी अन्य विधा का उदय नहीं हुआ था तब कविता थी। और वो हर परिस्थिति में, हर युग में एक कहिए कि हमारी मनुष्यता की पहली प्रथम सीधी अभिव्यक्ति के रूप में देखी जाए। हर वक्त का अपना मिजाज होता है और इसलिए ऐसा होता है कि जब भी समय का कुछ पड़ाव ऐसा आता है कि कुछ नया होने वाला होता है, तो आप देखेंगे कि हर समय उस समय एक बहस छिड़ती है कि कविता क्या है, कवि और कविता, कविता क्या है। इस तरह के निबंध भी महावीर प्रसाद द्विवेदी से लेके रामचंद्र शुक्ल ने लिखे। तो हर दौर में इस बात की ज़रूरत महसूस की जाती है कि कविता क्या है, इसकी परिभाषा की जाए, क्योंकि कविता पहले बदलती है और कविता को समझने का शास्त्र या आलोचना बाद में आती है। पहले कविता बदल जाती है। प्रेम शाश्वत विषय है, लेकिन अभी आपने शुभंकर की एक कविता सुनी, जो प्यार जो अल्पमत में गिर जाए, तो वो भी प्रेम कविता है पर वो व्यंग है। और प्रेम की कविता ऐसी भी हो सकती है जिसमें बहुत गहरे भावोद्गार हो, अश्रु विवृत हो। तो बात ये नहीं है कि भाव तो सब में होते ही हैं, हर समय में तरह तरह के भाव होते हैं, लेकिन उन भाव को महसूस करने की जो हमारी प्रणाली है वो बदल जाती है, हर समय के साथ बदल जाती है। इसी तरह से कविता का रूप भी बदलता है कि आखिर यूँ ही तो निराला जी ने छंद के बंधन नहीं को। छंद का मतलब ये नहीं होता है कि तुक जरूरी है। आप वाल्मीकि को पढ़ें तो उसमें तुक नहीं। मान लीजिए रामायण की ये एक मैं पंक्ति सुनाता हूँ। कामम दृष्टा मया सर्वा विश्वस्ताम रावण स्त्रिय नहीं में वंचः किंचित वैकृत्यम अपद्यते मनो ही हेतु सर्वेषाम इंद्रियाणाम प्रवर्तने मनो हेतु शुभाशुभा तच्च में सुव्यवस्थितम। इसमें तुक नहीं है, लेकिन ये पूरा छंद है। क्यों? क्योंकि वर्णों की जो गणना है, वर्णों का जो की व्यवस्था है वो उसके अंदर है। तो होता ये है कि भाई हम कुछ कहना चाहते हैं और हमको जो छंद है जो मिला हुआ है पहले से, चाहे वो मात्रिक हो, वर्णवृत्त हो, गज़ल हो, उसमें हमारी बात हम कह नहीं पा रहे हैं। हमारी बात का वेग ऐसा है या हम जो कहना चाहते हैं उसकी तासीर ऐसी है जिसमें कि हमें बना बनाए जो है फॉर्म वो हमको सूट नहीं कर रहे हैं, तो हम अपना फॉर्म खोजते हैं। यानी जूते के हिसाब से हम पैर नहीं काट लेंगे, पैर के हिसाब से जूता फिट करना।